के हम प्रोडक्ट को किस तरीके से मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, बेसिकली यहाँ पर हम कुछ इंटरमीडियरीज को लेते हैं, होलसेल को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, कुछ एजेंट्स को लेते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचा दे। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है आपके कुछ लिमिटेड होते हैं और बेसिकली जो कंज्यूमर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो हर एक कंज्यूमर को मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। इसीलिए रिटेलर जो होता है वो एक ऐसा, बेसिकली रिटेल जो होता है दैट इज, वो सिर्फ एक ऐसा बोल सकते हैं, रिटेलर जो होता है वो ऐसा पर्सन या फिर कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है किससे, कंज्यूमर से, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आपको कोई नीड बेस्ड प्रोडक्ट लेना है, जैसे मान लीजिए शुगर लेना है, या फिर आप मान लीजिए कि बेसिकली टी लेना है, टी लीव्स लेना है, या फिर आपको वो बोल सकते हैं आपको मिल्क, इस तरीके की कोई भी चीज जो आपकी डेली यूज वाली होती है। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए हमें मिल्क का पैकेट लेना है, तो क्या हम सुधा डेयरी पहुंचेंगे या फिर हम अपने आसपास के बूथ से प्रोडक्ट खरीदेंगे? मैम आसपास से, ऑब्वियसली, क्योंकि इट इज नॉट इवन कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर कि वो हर एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मैन्युफैक्चरर तक जाए। इसीलिए रिटेलर्स को लाया गया जो बेसिकली डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कंज्यूमर के साथ। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो इंटरमीडियरीज हैं, बेसिकली होलसेलर, रिटेलर्स, इनके रोल को तो हम पढ़ेंगे, बट आज हम पढ़ेंगे कि हम उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखो, पहले तो मैंने बता दिया था कुछ लास्ट क्लास में, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट करते हैं। जैसे पहला आपका होगा कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, बल्कि प्रोडक्ट है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप कौन से मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, क्लियर है ना, आपका प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोडक्ट, ये सारी जो चीजें थी, ये फैक्टर्स से मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और आप नहीं आए थे तो फिर यूजर कैसे हैं, कौन से एंड यूजर जो है वो आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो कंपनी के फैक्टर्स क्या है, यानी कि आपकी कंपनी जो है, अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स है, यानी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, तो वो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर सकती है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट तो ब्रांड वैल्यू पे भी ना सेल हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट का, वो बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं हम, 3-4 चीजों को देखते हुए, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। एक तो प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंज्यूमर कौन से हैं आपके, कौन से कंज्यूमर को प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, और थर्ड होता है कि आपकी कंपनी का रिसोर्सेज क्या है, यानी अगर आपकी कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्स ज्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा वो शॉर्ट आप रखिएगा, है ना। लेकिन जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स ज्यादा है, तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट का जो बेसिकली चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसको आप लॉन्ग भी रख सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात हो रही थी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कैसा है, किस तरीके का, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं बेसिकली, और एक चीज को और ध्यान रखना है कि कभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज कीजिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो प्रोडक्ट जो है, आपका जो चैनल होना चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी इसमें आप ज्यादा पैसा मत खर्च कीजिए डिस्ट्रीब्यूशन में। कन्वीनियंस होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट है ना वो इजिली पहुंच जाए कंज्यूमर तक, यानी कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा रखिए, और कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंस होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। और एक और चीज है कि आपका जो इफेक्टिव टारगेट है, यानी कि जो आपका टारगेट मार्केट है, मान लीजिए बोरिंग रोड टारगेट मार्केट है, तो ये पूरा प्रॉपरली कवर होना चाहिए, यानी कवरेज पूरा होना चाहिए, कंज्यूमर के लिए इजिली अवेलेबल होना चाहिए प्रोडक्ट, और साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि लो कॉस्ट में भी जो है वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। यस मैम। ठीक है, लो कॉस्ट में मतलब आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो इवैल्यूएशन ऑफ चैनल, अब हम यहाँ पे बात करेंगे चैनल के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या क्या चैनल के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है कि बेसिकली आप अल्टरनेटिव्स वगैरह को बेसिकली इवैल्यूएट कीजिएगा। सबसे पहला चैनल के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए।
तो यहाँ पर जो चैनल्स के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो प्रोड्यूसर्स वगैरह जो होते हैं बेसिकली वो कंडीशंस बेसिकली यहाँ पर स्टिपुलेट करते हैं, कुछ कंडीशंस है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बाकी चैनल पार्टनर्स का, ठीक है, ताकि एक बेटर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है इंटरमीडियरीज के बीच में, कंपनी के बीच में स्टैब्लिश हो सके, ठीक है। तो यहाँ प्रोड्यूसर जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लगाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं ताकि सारे जो इनके इंटरमीडियरीज हैं वो क्या कर पाए, इस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करें और एक चीज और, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ठीक है। इसमें वो प्राइस पॉलिसीज बनाते हैं प्रोड्यूसर्स, कुछ ट्रेड बेसिकली पॉलिसीज, कुछ आपके ट्रेड मार्जिन से रिलेटेड पॉलिसीज, ये सब बनाते हैं, ठीक है। और कई बार कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे टेरिटोरियल आपके डिमार्केशन क्या होता है, डिमार्केशन का मतलब होता है जिसको नहीं बोलते सरहद बंदी, तो इस तरीके के सिचुएशन में, गारंटी वाली सिचुएशन में, रिटर्न पॉलिसी में, ये सब चीजों में प्रोड्यूसर और इंटरमीडियरीज के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो कुछ चैनल के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर ध्यान रखना है हम लोगों को कि क्या क्या वो कंडीशंस है, किस तरीके से चैनल को हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रोड्यूसर का सबसे पहला मेन एम क्या होना चाहिए कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में प्रॉपरली सेल हो, तो आपको अपने इंटरमीडियरीज के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको बहुत सारी चीजों में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जैसे कि आपका कभी ट्रेड पॉलिसीज हो गए, आपके ट्रेड मार्जिन हो गए, फिर आपके प्राइस पॉलिसीज वगैरह, पेमेंट्स कैसे करना है, गारंटी, रिटर्न पॉलिसी, और सारी चीजों में क्या चाहिए हमें, चैनल पार्टनर्स एंड प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन सब चीजों के साथ डील करने के लिए, ठीक है। प्राइस पॉलिसी और जो ट्रेड मार्जिन वगैरह होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट का प्राइस आपने रखा है या फिर आप जो मार्जिन बना रहे हो, कभी भी याद रखिएगा कि प्रोड्यूसर से जब भी प्रोडक्ट होलसेलर तक जाएगा तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर क्या लेगा, मार्जिन लेगा प्रोडक्ट को सेल करने का। तो जब होलसेलर से रिटेलर तक जाएगा तो होलसेलर भी मार्जिन लेगा रिटेलर तक सेल करने का, और रिटेलर भी अपना कुछ मार्जिन लेता है, तो हमेशा कहीं ना कहीं मार्जिन रहेगा, क्लियर है। एक कमीशन, या बहुत सारी जगह पे कुछ एजेंट्स भी होते हैं वो कमीशन भी लेते हैं, ठीक है। तो जितने इंटरमीडियरीज होते हैं उतनी ज्यादा बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है होता है वो कहीं ना कहीं हाई होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस की पॉलिसी को बनाता है और साथ साथ मार्जिन भी वही रखता है, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, यानी कि सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सेसिव प्राइस ले रहे हैं, एक्सेसिव मार्जिन ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो दैट शुड बी फेयर, ठीक है। और आप जो अलायंस वगैरह जो भी सेट कर रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरल वे में आपको सेट करना है, ठीक है। इंटरमीडियरीज के जो मार्जिन होने चाहिए वो भी सफिशिएंट होने चाहिए, इतने सफिशिएंट होने चाहिए ताकि वो भी आगे चल करके उस प्रोडक्ट पे मार्जिन ले सके। मान लीजिए कि 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और आप उसको जब होलसेलर को बेच रहे हो आप 15 रुपए में सेल कर रहे हो, तो ऐसे केस में जब वो आगे सेल करेगा तो वो उसको 25 में सेल करेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीम एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए एक पेन है, अगर उसका वैल्यू 10 से आप हार्डली कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते आप उसके 20 रुपए चाहोगे कि वो 20 रुपए में मिले, लेकिन अगर आप बीच में प्रॉपर मार्जिन नहीं बनाओगे तो क्या होगा कि बाकी की जो इंटरमीडियरीज है तो आगे सेल करते टाइम पे प्रॉपर मार्जिन नहीं ले पाएंगे। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि सारे जो भी आपके इंटरमीडियरीज है उनको प्रॉपर सफिशिएंट मार्जिन मिले ताकि उनको हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, मतलब ताकि आगे चलते चलते उनको ज्यादा मार्जिन मिले, और जो प्रोड्यूसर है उसको भी प्रॉपरली प्राइस मिले जितना उसने कॉस्ट इनकर किया है इन्वेस्टमेंट में, जितना पैसा लगाया है उसने उस पर उसको प्रॉपर मार्जिन भी मिले। ये था कुछ प्रोड्यूसर्स और इंटरमीडियरीज की बातें, ठीक है। अगर हम बात करें पेमेंट्स वगैरह की, तो पेमेंट्स में आप डिस्काउंट हो गया, ठीक है, क्वांटिटी के ऊपर, अर्ली पेमेंट्स के ऊपर अगर आप कोशिश कीजिएगा डिस्काउंट देने का किसी इंटरमीडियरीज को, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप पेमेंट जो है, कुछ आपके ऐसे होलसेलर्स होते हैं जो पहले ही पेमेंट कर देंगे, एडवांस पेमेंट कर देंगे, अर्ली पेमेंट कर देंगे, यानी जल्दी पेमेंट कर देंगे, किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो ऐसे केस में यू कैन गिव देम डिस्काउंट एज वेल, आप उनको डिस्काउंट भी दे सकते हो क्वांटिटी के ऊपर। अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं, एक्सेसिव लार्ज क्वांटिटी लेते हैं, खैर होलसेलर बल्क में ही क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन एक डिटरमाइंड से भी वो ज्यादा लेते हैं, जितना वो ले रहे हैं उससे भी हाई आप क्वांटिटी ले रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आप उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में प्रोड्यूसर्स कई बार गारंटी भी देते हैं जो उनके बाकी के इंटरमीडियरीज है उनको,
कि अगर कोई भी डैमेज होता है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे, ठीक है, रिटर्न वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पर गारंटीज भी वो देते हैं ब्रेक मतलब डिफेक्टिव गुड्स वगैरह के लिए। तो इस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है और आपके इंटरमीडियरीज भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। अगर कोई टेरिटोरियल आपके डिमार्केशन है, तो ऐसे केस में आप कोई मतलब स्टैब्लिश कर सकते हैं कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज वगैरह, कंपनीज को अपॉइंट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हो, डीलर्स बना सकते हो। तो खैर इन शॉर्ट इस चीज को समझ लीजिए, चैनल टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहले कि कभी भी अगर आपको कोई चैनल को डिजाइन करना है, जो आपका चैनल है उसको इम्प्रूव करना है, तो ऐसे केस में जो इसके इसेंस कौन है, इसका जो बेसिक क्या करना चाहिए कंपनीज को, कि अपने डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने इंटरमीडियरीज जो भी हैं, उनके साथ आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कीजिए, ताकि वो प्रॉपरली आपके प्रोडक्ट को सेल कर पाए कंज्यूमर तक। आप उनको प्रॉपर मार्जिन दीजिए, डिस्काउंट दीजिए, बेनिफिट्स दीजिए, ठीक है, उनकी हेल्प कीजिए बाकी गारंटीज में, रिटर्न पॉलिसीज वगैरह में। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है फाइनली वो प्रॉपर कंज्यूमर तक सेल होगा। इमेजिन कीजिए कि ठीक है, हम किस तरीके से चैनल को हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे चैनल्स के, इवेलुएट करेंगे चैनल के अल्टरनेटिव, यानी कि डिसीजन जब हम बनाएंगे, यहाँ पर कुछ डिसीजंस हैं जो बेसिकली एक कंपनी या कोई प्रोड्यूसर ले रहा है, उसके बारे में है कि हम किस तरीके से चैनल के टर्म्स, ये तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया, यहाँ पर हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे चैनल को, और जो हमारे बेसिकली इंटरमीडियरीज हैं और बाकी जो फैक्टर्स उसको हम किस तरीके से बेसिकली सेट करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है आपका इवैल्यूएशन ऑफ चैनल अल्टरनेटिव, यानी जितने भी आपके चैनल अल्टरनेटिव्स हैं उनको इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है। डिसीजन लेने से पहले जैसे प्रोड्यूसर जो है वो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया करेगा, किस किस चीजों को देखते हुए, वो फैक्टर्स को देखेगा। सबसे पहले प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक, कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, वो भी इसमें इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएशन ऑफ चैनल अल्टरनेटिव्स में वो सारे फैक्टर्स को एक एक करके क्या करेगा, पहले देखेगा, सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करेगा। यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ चैनल अल्टरनेटिव्स एंड देयर फैक्टर्स दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीजों को देख रहा है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, बायर का बिहेवियर एंड लोकेशन। बायर कौन हो सकता है, इंडस्ट्रियल बायर भी हो सकता है, कंज्यूमर बायर भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैपिटल वाले प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ आप हेवी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं, मशीनरीज बना रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल बायर होंगे आपके। तो यहाँ पर आप दोनों चीज को देखिएगा कि आपके बायर कौन है, आपके कंज्यूमर्स कौन है, ठीक है, उसको देखिएगा, उनका बिहेवियर और परचेजिंग पैटर्न क्या है, मतलब किस तरीके से वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, पहले आप ये देखिएगा। यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि नीड बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, ज्यादातर लोग अभी ऑनलाइन बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा ग्रोसरी वगैरह बहुत ज्यादा ऑनलाइन लोग खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो बाइंग बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है फिजिकल शॉप टू वर्चुअल शॉप की तरफ, राइट। तो यहाँ पर हम इन सब चीजों को देखेंगे कि बेसिकली बायर का बिहेवियर क्या है और वो प्रोडक्ट को कहाँ से परचेज करते हैं, ठीक है। मैम ये तो अगर चेंज भी हो रहा तो कभी कभी ये सिचुएशन, मतलब मैम नेचुरल सिचुएशन या कोई सिचुएशन की वजह से भी हम लोग चेंज हाँ कर लेते हैं बिल्कुल, ना। वो कैलेमिटीज या कुछ, अभी जैसे पैंडेमिक इज द मेन रीजन कि बहुत सारे लोग ग्रोसरी जो खरीदने के लिए वो ऑनलाइन मीडियम पे डिपेंडेंट हो गए, राइट। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आसपास के शॉप खुले हुए नहीं है, लॉकडाउन है, तो देयर आर सो मेनी रीजन ऑफ दैट। तो या बिल्कुल वो भी एक कंडीशन पे है। और एक और भी चीज है कि जैसे बहुत सारे आजकल कंपनीज ऐसे भी हैं जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करते हैं, जैसे वो ऑनलाइन भी यूज करेंगे, फिजिकल भी यूज करेंगे, पर्सनल सेलिंग भी करते हैं, तो बहुत तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया, प्रोडक्ट कैसा है हमारा उसको चेक कर लिया, बायर्स का बिहेवियर और लोकेशन चेक कर लिया, कहाँ पर हमारे बायर्स है, उनका बिहेवियर, परचेजिंग पैटर्न क्या है, ठीक है। कंपटीशन देख लिया, कितने सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में है और वो कौन कौन सा बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन सा वो यूज कर रहे हैं, वो हमने चेक कर लिया। फिर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने जो यूज कर रहे हैं चैनल को, वो सबसे ज्यादा जिसमें हमें पैसा कम लग रहा है और इफेक्टिवली प्रोडक्ट भी पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा कम दे रहे हैं और प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पा रहा है, ऑब्वियसली उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जहां पर हम सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं तो वो हम इसका वहां पर चेक करेंगे अप्रोच को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखेंगे और चैनल हमारा कितना इफिशिएंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफिशिएंसी? इफिशिएंसी का मतलब होता है कि जब आप प्रोडक्ट जो है
कोई भी चीज लो कॉस्ट में और बेसिकली कम टाइम में बना लो, या फिर चैनल के हिसाब से इफिशियंसी बोला जाएगा, तो जो लो कॉस्ट में और जल्दी पहुंच जाए, डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो जाए, तो उसको हम कहेंगे चैनल इफिशियंसी। टाइम से रिलेटेड होता है इफिशियंसी, जहां पर जितना, भी आपका यस टाइम मैम, कम जितना लगे। आउटपुट जा रहा है उससे ज्यादा इनपुट हाँ हमको गेन हो सकता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड चैनल इफिशियंसी को हम चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि बेसिकली इंटरमीडियरीज को हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिजायर्ड कंट्रोल ऑन इंटरमीडियरीज, यानी हम कितना इंटरमीडियरीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरमीडियरीज कौन होंगे? होलसेलर, रिटेलर्स एंड एजेंट, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उस क्या वो प्रॉपर अडेप्टेबल है, किसमें अडेप्टेबल है? डायनेमिक मार्केट कंडीशन में। यानी डायनेमिक मार्केट कंडीशन का मतलब क्या है? जो मार्केट बेसिकली हमेशा चेंज होता रहे। आप लोगों को भी पता होगा कि हमेशा इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग अलग है, मार्केट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कभी इन्फ्लेशन आ गया, कभी कोई और प्रॉब्लम आ गया, तो ये सारे जो बेसिकली आपका जो मार्केट कंडीशन है, जो मार्केट का जो सिचुएशन है, उसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन जो आप चैनल यूज कर रहे हैं वो बदल सके, चेंज हो सके, ठीक है। यानी कि जिसमें अडेप्टेबिलिटी हो कि वो उसमें बदलाव लाया जा सके। तो सबसे पहले चैनल टर्म्स एंड कंडीशंस में सबसे पहला पॉइंट क्या करना है? हमें इवेल्युएट करना है चैनल के अल्टरनेटिव्स को, और साथ साथ में चैनल अल्टरनेटिव और साथ में कितने जो फैक्टर्स हैं जो चैनल को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम चैनल को सिलेक्ट करेंगे, और फिर ये हमने कौन कौन से बेसिस पे, जितने भी हमारे पास चैनल प्रेजेंट होंगे ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, पर्सनल सेलिंग है, 1 लेवल चैनल है, 2 लेवल चैनल है। 1 लेवल चैनल जहाँ 0 लेवल चैनल जहाँ डायरेक्ट ये आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट सेल कर रहा है प्रोडक्ट कंज्यूमर तक। 1 लेवल चैनल जहाँ पर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में रिटेलर आ जाएगा। 2 लेवल चैनल जहां पर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में आपका होलसेलर एंड रिटेलर आ जाएगा। एंड 3 लेवल चैनल जहां मैन्युफैक्चरर होगा, फिर एजेंट होगा, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर एंड फिर कंज्यूमर। तो इनको बोलते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ चैनल, ठीक है। तो ये आपने क्लास नहीं किया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर हम अल्टरनेटिव जो भी है हमारे पास, कितने लेवल ऑफ चैनल्स है? 1 2 3 4 1 2 3। फिर हमें ऑनलाइन सेल करना है, हमें इंटेंसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम इवेल्युएट करेंगे पहले पॉइंट में। और साथ साथ फैक्टर्स को भी देखेंगे, वो फैक्टर्स जो आपके चैनल को इफेक्ट करते हैं, यानी प्रोडक्ट कैसा है, बायर का बिहेवियर कैसा है। तो ये क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर हम 2 चीज करेंगे पहले पॉइंट में, जो भी अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, 1 लेवल, 2 लेवल, 0 लेवल, इंटेंसिव मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, जितनी भी स्ट्रैटेजीज है उनको हम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, पहले वाले में। सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे? चैनल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मतलब जब हमें कोई चैनल अल्टरनेटिव में कोई बेटर चैनल हमने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा मोस्ट क्वालिफाइड पार्टीज एंड अरेंज करेगा ट्रेनिंग। यानी जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो फाइनली क्या करेंगे? वो फाइनली उनको ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, किस चीज से रिलेटेड? प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि कैसे उनको प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। तो यहाँ पर वो उनको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव डीलरशिप एंड फ्रेंचाइज। एक्सक्लूसिव डीलरशिप का मतलब क्या होता है? जैसे आपके कुछ आपके ऑटोमोबाइल के कुछ डीलर्स होते हैं, जो आपके डीलर्स कौन होंगे? जो आपके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। वो डीलर्स ना एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपके मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ जाते हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें वो क्या करते हैं? वो दोनों मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में एक पार्टीज की तरह वो अग्रीमेंट करते हैं कि डीलर जो है वो मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट को सेल करेगा, और उसके अलावा वो और कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा। तो यहाँ पर डीलर्स कुछ होंगे, तो वो डीलर्स से अगर आप डीलरशिप करते हो या फिर आप फ्रेंचाइजी लेते हो। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मैकडी है, पिज्जा हट है, तो ये सबका क्या होता है? फ्रेंचाइजी होता है कि कोई हेड जो कंपनी होता है वो अपनी फ्रेंचाइजी को कुछ लमसम अमाउंट में या कोई ईयरली अमाउंट पे सेल कर देता है फ्रेंचाइजी को। फ्रेंचाइजी सेल करने के बाद क्या होता है कि वो कंपनी का जो भी ब्रांड नेम है, कंपनी की जो भी क्वालिटी है, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है, कंपनी की जो भी पॉलिसीज है, वो सेम एज इट इज किसको बेसिकली यूज करना होता है, सेम एज इट इज किसको फॉलो करना पड़ता है? आपके जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उनको। जैसे मैकडी आप देखोगे कि बहुत सारे चेन स्टोर है,
यस मैम, फिर वो ब्रांच मतलब एक ब्रांच भी बोल सकते हैं, उनका फ्रेंचाइजी मिल जाता तो वो एक ब्रांच अपने हाँ, शहर में ब्रांच तो खोल अपना लेते। ओपन करते हैं, लेकिन सेम यस करेंगे मैम। जो आपका हेड ब्रांच, और जो जो यस जैसा मैम। बताएगा कलर, जैसे रेड एंड येलो है मैकडी के लिए तो रेड एंड येलो यूज करेंगे। सब चीज। लोगो यस उसका मैम। अगर एम है तो वो सेम यूज करेंगे। आप मतलब ये नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग डिफरेंट है, बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, बट वो फ्रेंचाइजी के थ्रू बेसिकली ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके वैसे आपने वैसा चैनल यूज किया है जहाँ पर आपने डीलरशिप और फ्रेंचाइजी है मतलब है, तो ऐसे केस में आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब उस केस में आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जो फ्रेंचाइजी है कई बार उनको ट्रेनिंग देते हैं, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे मैकडी वगैरह जो है ना, उसमें देखिएगा जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें सेम टेस्ट आएगा जो नॉर्मल कहीं भी प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम टेस्ट। तो ऐसे केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो चैनल आपने कौन सा सिलेक्ट किया है और उनको ट्रेनिंग की जरूरत कितनी है। जैसे आप अगर आपका खाना पीना वाला ऐसी कोई चीज है जहाँ पे आपको टेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं, तो वहां भी आप उनको ट्रेनिंग दोगे ताकि वो प्रॉपरली प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक फाइनली पहुंचाए, कंज्यूमर को प्रॉपर दे। तो यहाँ पर आप चैनल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर क्या प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग देते टाइम ध्यान रखना है कि अगर आपके कोई एक्सक्लूसिव डीलरशिप हुआ है, कोई फ्रेंचाइजी है, ठीक है, वह जहां पर पर्सनल कांटेक्ट हो रहा है किसका, कस्टमर का और सर्विस डिलीवरी का, तो वो ध्यान दीजिएगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और प्रैक्टिकली जो कंपनी है वो कभी भी कोशिश नहीं करती है कि कोई भी निगेटिव इंप्रेशन बने किसका, आपके कंपनी का, किसके सामने, कंज्यूमर के सामने। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। डीलरशिप और फ्रेंचाइजी में कई बार ये चीज होता है कि प्रॉपरली प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने की वजह से कंपनी जो है उसका नाम डिट्रॉइट होता है, यानी खराब होता है। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप मैकडी में गई, आप दिल्ली के मैकडी में गई, आपने वहां खाया, यू विल गेट ऑल द थिंग्स फाइन। व्हेन यू वेंट टू द पटना वाले मैकडी में, यू विल फाइंड कि मतलब हर चीज में प्रॉब्लम, ना क्लीनलीनेस हो गया, उनके पॉलिसीज हो गया, कोई भी चीज प्रॉपरली वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट वो दिल्ली में था और ये पटना में इसीलिए डिफरेंस है, ऐसा कुछ आप नहीं सोचोगे। यू विल थिंक दैट मैकडी जो है वो अपनी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी को प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर रहा है, आप ये सोचोगे। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है कि अगर कोई भी फ्रेंचाइजी जो है, फ्रेंचाइजी वाली जो कंपनीज है, अगर उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी गलत किया, तो उसका सीधा इम्पैक्ट किस चीज पे जाता है, आपके ब्रांड के इमेज पे। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप सिलेक्शन करने के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। ठीक है, एजेंट्स और जो आपके डीलर्स वगैरह हो गए, फिर आपके होलसेलर्स हैं। खैर होलसेलर तो वैसे होते हैं जो ज्यादातर क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को स्टॉक कर लेंगे, यानी खरीद के रख लेंगे। जब वो एक बार आपसे खरीद के रख लेंगे तो आपका वहीं पर कनेक्शन खत्म, क्योंकि आगे वो किसको सेल कर रहे हैं वो उससे आपको कुछ ऐसा, जो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने किसको किसको अपॉइंट किया और कौन सा चैनल को आपने चूज किया है। तो इस ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड है मोटिवेटिंग इंटरमीडिएट। अब अगर आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया कंज्यूमर तक, तो आप सेल करोगे नहीं एज अ प्रोड्यूसर, आप सेल कर रहे हो या तो होलसेलर को, या तो एजेंट को, या तो सीधे रिटेलर को, आप किसी तरीके से सेल कीजिएगा, आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल नहीं कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंडेंट हो, किस चीज के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंडेंट हो। अगर आपका मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो प्रॉपरली आपके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है स्वाति, ऐसे केस में क्या होगा कि मैम अगर वो मेरा प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा तो फिर मेरा लॉस जाएगा ना मैम, स्टॉक बढ़ते रहेगा बिल्कुल, प्रोडक्ट का। हाँ, स्टॉक बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ता यस मैम। जाएगा और फिर मार्केट में सेल आपके प्रोडक्ट का नहीं होगा। तो यस इस मैम। चीज के लिए आपको इंटरमीडिएरीज को भी हमेशा बूस्ट अप करके रखना है, उनको मोटिवेट करके रखना है ताकि वो आपके प्रोडक्ट को प्रॉपरली मार्केट में सेल करे। ठीक है, तो हमेशा एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है अपने इंटरमीडिएरीज को वगैरह को मोटिवेट रखना। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। किसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इंटरमीडिएरीज के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोड्यूसर को उन्हें मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉपरेशन आपको इंटरमीडिएरी से तभी मिलेगा, प्रोड्यूसर तभी इंटरमीडिएरीज आपके साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है, तो और एक चीज और है कि मोटिवेशनल प्रोग्राम, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए, या तो आप उनको मोटिवेशनल कुछ प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराइए। ठीक है, जैसे मोटिवेशनल कोई प्रोग्राम, स्पीच वगैरह आपने ऑर्गेनाइज करवा दिया। ठीक है, और आपने उनको इनवाइट किया
और इस तरीके से मतलब प्रोग्राम्स वगैरह से आप इंटरमीडियरीज को क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, मोटिवेशनल प्रोग्राम के थ्रू। साथ साथ में और एक चीज आप और कर सकते हो कि आप उनको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो, रिवॉर्ड वगैरह मतलब आप दे मैम होता है सकते हो ना कि उनको। अगर तुम हाँ कोई होता है सेल की, अगर तुमने मेरा इतना प्रोडक्ट सेल किया तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये सब भी हाँ होता है रिवॉर्ड ना। मिलेगा। तो यस यहाँ मैम। पर दो तरीके का रिवॉर्ड होगा, एक तो होगा फाइनेंशियल रिवॉर्ड और दूसरा होगा नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। जब फाइनेंशियल रिवॉर्ड की बात करें तो बेसिकली पैसे से रिलेटेड जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, जैसे आपको हाई मार्जिन दे दिया, जैसे मान लीजिए कि आपको 16 मार्जिन पे आपको प्रोडक्ट, हायर मार्जिन मिल गया आपको प्रोडक्ट पे, फिर आपको कुछ एक्सटेंड कर दिया क्रेडिट की फैसिलिटीज को, यानी कि आपको लोन एक तरीके से उधार पे जो आपको प्रोडक्ट दिया गया है उसको, उसकी फैसिलिटीज को आपने इंक्रीज कर दिया, 2 महीने से 6 महीना कर दिया कि आप 6 मंथ में हमें पेमेंट कर सकते हो। मतलब प्रोड्यूसर ने उसको 6 महीना कर दिया कि भाई आपको 2 महीने की जगह पे आप हमें 6 महीने पे पैसे रीपे कर सकते हैं। तो एक ये हुआ। नेक्स्ट आपका हो सकता है जैसे कुछ स्पेशल डील्स हो गया, कुछ बोनस मिल गया, अलायंसेस मिल गया, बाकी आपके कुछ स्पेशल डील्स हो गए। प्रमोशनल एक्सपेंस वगैरह जो है उसको किसने कैरी कर लिया, उसको प्रोड्यूसर ने कैरी कर लिया। उसने कहा कि मैं आप अपने मतलब मैं प्रोडक्ट का खुद से प्रमोशन करूंगा, ठीक है। तो प्रमोशनल एक्सपेंस जो है वो होलसेलर अगर कर रहा है कुछ भी तो उसके कॉस्ट को भी अपने ले लिया, मतलब उस कॉस्ट को इन्होंने खुद इनकर किया। तो इस तरीके से जो कॉस्ट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल जो रिलेटेड आपके रिवॉर्ड्स होते हैं वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स है। तो यहाँ पर या तो आप फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के थ्रू भी किसको मोटिवेट कर सकते हो, आप इंटरमीडिएरीज को। साथ साथ में आप कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो ताकि आप इंटरमीडिएरीज को मोटिवेट कर पाओ, ठीक है। अब आता है कुछ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं आपके। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड पैसे रिवॉर्ड्स होते हैं जिनका पैसे से कोई लिंक नहीं होता है, लेकिन हाँ उसका लिंक आपके ओवरऑल डेवलपमेंट एंड स्किल से होता है। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है, जैसे एप्रिसिएशन जो है ना, ये भी नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में आता है। एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट मिलना, ट्रॉफी मिलना, ठीक है। कभी सोचा है कि ट्रॉफी जो होता है उससे हमारा कोई यूज और भी देखिए। तो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में क्या करवा सकती हैं, कोई भी प्रोड्यूसर क्या करवा सकता है इंटरमीडिएरीज के लिए, तो वो एक्सपेंस वगैरह उठा लेगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर कुछ भी हो रहा है जैसे कंपनी में तो वो एक्सपेंस वगैरह उसको कैरी करेगा, ठीक है। कई बार कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह के लिए अब्रॉड भी भेज सकता है वो इंटरमीडिएरीज को। प्रोड्यूसर जो है वो इंटरमीडिएरीज को अब्रॉड भी भेज सकता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह करवाने के लिए। उसके भी एक्सपेंस सारे कौन ले रहा है, बेसिकली आपका कंपनी ले रहा है, ठीक है। कुछ टेक्निकल स्किल्स एंड सर्विसेज के लिए कोई भी बेसिकली ट्रेनिंग्स वगैरह करवाना, तो ये सारे बेसिकली आपके नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। कंपनी जो है वो और भी चीजें करा सकता है, जैसे टेरिटरी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह पे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपके नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में आएंगी, ठीक है, जहां पर आपका फाइनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहा है जो आपकी स्किल और टेक्निकल नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। कौन कौन से? रिलायंस, आईटीसी, बजाज इलेक्ट्रिकल, पार्ले एक्सपोर्ट्स, वीडियोकॉन। ये तो 3-4 कंपनी का नाम याद कर लीजिएगा तो बहुत है, ठीक है। मतलब नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में आपके कॉन्टेस्ट वगैरह हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जब आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगा तो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। कंपनी जो है वो आपको कुछ पेड हॉलीडेज वगैरह पे भेज सकती है, मतलब आपको पैसे मिलेंगे, मतलब जितने भी आप दिन छुट्टी पे हो तब भी आपको पैसे मिल रहे हैं, पेड हॉलीडेज से आपको अब्रॉड भेज देगी, ठीक है। फिर आपके लिए कुछ बोल सकते हैं कि कहीं पर एक मीटिंग्स वगैरह करवाएगी कुछ बहुत बेटर रेस्टों पे, होटल्स में। तो एक तरीके से आपको एक बोल सकते हैं ना कि आपको एक प्रेफरेंस देगी, एक आपको प्रायोरिटी देगी, ठीक है। तो ये भी एक आप फाइनेंशियल रिवॉर्ड में आ गया। तो यहाँ पर दो तरीके से मोटिवेट, 2-3 तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। खैर इसको 2 ही तरीका मानो, एक रिवॉर्ड के थ्रू, एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड, एक नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। फाइनेंशियल रिवॉर्ड में क्या होगा, जो भी चीजें रिलेटेड होगी पैसे से रिलेटेड होगी, जैसे यस मैम। डिस्काउंट हो गया, मार्जिन हो गया, बोनसेस हो गए, अलायंसेस हो गए, क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड कर देना, ये आपके फाइनेंशियल में आएगा, यानी फाइनेंस से रिलेटेड। नॉन यस मैम। फाइनेंशियल में आपका क्या होगा, जैसे आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज कराना, अप्रिशिएट करना, रिवॉर्ड आपको देना, सर्टिफिकेट रिवॉर्ड देना। देना,
सर्टिफिकेट देना, उसके बाद आपके टेक्निकल स्किल एंड सर्विसेज वगैरह के लिए आपको अब्रॉड में ट्रेनिंग करवाना, स्किल आपके स्किल एंड नॉलेज को इंक्रीज करना, ठीक है। Yes, ma'am. साथ साथ में आपके लिए कुछ बेसिकली बोल सकते हैं कि आपको पेड हॉलीडेज पे भेजना, कुछ आपको एक प्रायोरिटी, एक प्रेफरेंस देना। तो ये सारे के सारे आपके किसमें आएंगे, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में आएंगे। और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की कुछ कंपनी जो मैंने बताया, फिलिप्स हो गया, रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, ITC, तो और Bajaj, Videocon. हाँ, तो ये सारी Yes, ma'am. कंपनीज आपके ये यूज करते हैं टेक्निक को मोटिवेट करने के लिए। ये लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं, किस चीज के लिए, मोटिवेट करने के लिए इंटरमीडियरीज को, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि इंटरमीडियरीज अपने परफॉर्मेंस को किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों को बेसिकली हम यहाँ इवैल्यूएट करेंगे, यानी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंटरमीडियरीज। प्रोड्यूसर जो है उसको हमेशा पीरियोडिकली मतलब एक पीरियड, एक टाइम पे, जैसे 1 मंथ, हर मंथ पे लास्ट डे पे, जैसे 30 या 31 को, ठीक है, तो एक पीरियोडिकली इवैल्यूएट करना चाहिए परफॉर्मेंस को। किसके परफॉर्मेंस को, इंटरमीडियरीज को, क्योंकि प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं अपने इंटरमीडियरीज पे डिपेंडेंट है, अपने ओवरऑल बेसिकली बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए, एक्सपेंशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटर पे ही है डिपेंडेंट। तो प्रोड्यूसर को हमेशा पीरियोडिकली इवैल्यूएट करना चाहिए परफॉर्मेंस को, डीलर्स के परफॉर्मेंस वगैरह को, ठीक है। और उसको एक पैरामीटर पे उसको चेक करना चाहिए कि ये एक बेसिकली प्रॉपरली प्रोडक्ट वगैरह को डील कर रहा है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कंज्यूमर तक प्रॉपरली प्रोडक्ट पहुंच रहा है या नहीं, ठीक है। और इवैल्यूएशन जो क्राइटेरिया होता है, यानी जो इसको इवैल्यूएट करने का जो तरीका होता है किसके परफॉर्मेंस को, इंटरमीडियरीज के, तो वो वैरी करता है। जैसे एक इंडस्ट्रीज में अलग तरीके से यूज हो रहा है तो अलग इंडस्ट्रीज में अलग। कोई साइंटिफिक या कोई बोल सकते हैं ना कि एक यूनिवर्सल कोई इसके लिए फैक्ट नहीं है कि आपको किस तरीके से पैरामीटर को यूज, मतलब किस तरीके से आपको इवैल्यूएट करना है इंटरमीडियरीज के परफॉर्मेंस को। इसका कोई प्रॉपर कोई साइंटिफिक रूल या कोई एक फिक्स रूल नहीं है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कोई रूल नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से इसको यूज करती है। कुछ कंपनीज जो है क्राइटेरिया सेट कर देती हैं, जैसे उसमें कुछ कुछ चीजें आती हैं। सेल्स टारगेट बना दिया, जैसे आपको 5000 पीस इस महीने पे बेचना ही बेचना है, 5000 पीस, और अगर आपने 5000 पीस को नहीं सेल किया तो ऐसे केस में आप जो है वो प्रॉपरली सेल्स या परफॉर्मेंस आपका पुअर है। आएगा समझ में। तो एक पैरामीटर के हिसाब से अपने सेल्स के नंबर ऑफ सेल्स प्रोडक्ट के कितना आपको सेल करना वो आपने फिक्स कर दिया, जैसे 5000 फिक्स कर दिया, ठीक है, 5000 आपको बेचना ही बेचना है। एक सेल्स टारगेट, एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन्ड, यानी कि आपके पास कम से कम 2000 ये प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक में होने चाहिए, यानी कि इन्वेंट्री को आपको कैसे मेंटेन करना है आपने वो फिक्स कर दिया। फिर बाकी आपने प्रमोशनल एक्टिविटीज वगैरह को चेक किया, कस्टमर सर्विस वगैरह और कंज्यूमर को आप कैसे अटेंड करते हैं उसके लिए भी आपने कुछ पॉलिसीज वगैरह सेट कर दिया। और इन्हीं 4-5 चीजों को एज अ पैरामीटर हम यूज करेंगे फाइनल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। कई ऐसे बोला जाए तो इतना इजी नहीं होता है किसको टर्मिनेट करना, डीलर्स को टर्मिनेट करना, यानी डीलर्स को हटा देना। इट्स नॉट वेरी इजी, बिकॉज यहाँ पे लीगल इम्प्लीकेशंस या लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने पहले बताया डीलर्स के साथ आप कैसे एंटर करते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो ऑब्वियस से बात है उस कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज मेंशन होता है, एंड एक टाइम पीरियड भी होता है कई बार कि मिनिमम 5 साल, मिनिमम 10 साल, लाइक दिस। तो ऐसे केस में बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना किसी भी प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्लियर है ना। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोशिश ये कीजिए कि डीलरशिप खत्म करने से बेटर है कि उनके परफॉर्मेंस को बेटर कीजिए, ठीक है ना। मतलब कि आप एक निगेटिव स्टेप को लेने से पहले कोशिश कीजिए कि पॉजिटिवली वो पॉसिबल हो कि आप वो प्रॉपरली परफॉर्म करें, ठीक है। तो इसीलिए इवैल्यूएट करना इंटरमीडियरीज के परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है आपके जो इंटरमीडियरीज पार्टीज है उनके ओवरऑल आगे चल के, मतलब परफॉर्मेंस और उनकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। कुछ केस में, एक्सट्रीम केस में डीलर के साथ टर्मिनेशन भी होता है कि डीलर को टर्मिनेट कर दिया गया, सर्टेन केस में होता है ये, लेकिन ये स्टेप लेना एक सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि आप उनकी इफेक्टिवनेस, सुटेबिलिटी को चैनल सिस्टम के हिसाब से देख सके, चूज कर सके, प्रॉपरली इवैल्यूएट कर सके।
तो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करना किसके, इंटरमीडियरीज को, किसके पैरामीटर्स के थ्रू, सेल्स टारगेट फिक्स कर दिया, एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन कर दिया, परफॉर्मेंस देख लिया, प्रमोशनल एक्टिविटीज, कस्टमर सर्विस कैसा है, कस्टमर को कैसे आप अटेंड कर रहे हैं, और सारी चीजों को आपने एज अ पैरामीटर यूज किया। नेक्स्ट है चैनल मॉडिफिकेशन। चैनल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जहां पर आपने चैनल को चेंज किया, मॉडिफाई किया, बदलाव लेकर आप आए, ठीक है। तो चैनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब इवैल्यूएशन ऑफ चैनल सिस्टम में समटाइम जरूरी होता है कि बायर के बिहेवियर को देखते हुए, मार्केट के कंडीशन को देखते हुए, और साथ साथ नए और इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स को देखते हुए, और पीएलसी स्टेज हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेज को देखते हुए कई बार हमें अपने चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है, और ये चेंजेस किस किस चीजों पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपके बायर का बिहेवियर क्या है, मार्केट का कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज क्या है, साथ साथ में आपका जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स आपसे बेटर अल्टरनेटिव्स लेकर आए तो उस हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पर इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या करना है, चैनल को मॉडिफाई यानी बदलना है, चेंज करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए विप्रो जो है, विप्रो आपने सुना ही होगा, स्वाति विप्रो है, ठीक है। विप्रो ने इंट्रोड्यूस किया था इट्स पीसीज लेकर आया वो, ठीक है, होम यूजर के लिए फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार वो कौन से साल लेकर आया, 1997 में, ठीक है। एक ऑथराइज डीलर को उन्होंने यूज किया, इट्स ऑथराइज डीलर्स यूज सेल्स पीपल टू कॉल एंड प्रोस्पेक्ट एंड सेल्स इज कंप्यूटर, मतलब उन्होंने कोई डीलर को अपॉइंट किया और वो प्रोडक्ट को क्या करते थे, सेल करते थे कंप्यूटर को। When Apple launched its computer in India, जब एप्पल कंप्यूटर लेकर आया इंडिया में, लॉन्च किया उन्होंने, तो कंपनी ने अपॉइंट किया ऑथराइज डीलर विद द सर्विस फैसिलिटीज। उन्होंने क्या किया, मतलब सर्विस फैसिलिटीज के साथ डीलर को अपॉइंट किया। यहाँ पर डिफरेंस क्या था, जैसे कि जो आपका विप्रो है जो पीसी लेकर आया, उसने क्या किया, ऑथराइज डीलर को क्या बोला कि ऑथराइज डीलर्स यूज सेल्स पीपल टू कॉल ऑन प्रोस्पेक्ट एंड सेल इट्स कंप्यूटर। उन्होंने लोगों को कॉल करवाया, यहाँ पर फोन करवाया, और जिनको भी कंप्यूटर चाहिए, जिनको भी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन सेकंड जब एप्पल आया तो एप्पल ने प्रोडक्ट सेल भी किया और सर्विसेज को भी उसने इंक्लूड कर लिया, कि यानी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सर्विस सेंटर में, मतलब उसी जगह पे जाकर प्रोडक्ट को सर्विसिंग पे आप उसका ले सकते हो। तो यहाँ पर दोनों का जो तरीका था, दोनों डीलर्स के साथ काम कर रहे थे, बट जो काम करने का जो वर्क का तरीका था, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, राइट, डिफरेंट था। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे चैनल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत क्यों होती है, जैसे कई बार आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई लग रहा है, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने ऐसे एरिया में अपने बेसिकली डीलर को ऐसे एरिया में आपने अपॉइंट किया, ऐसे एरिया में जहां पर प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है, आपका जीरो डिमांड है या नेग्लिजिबल डिमांड है, ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट का सेल वहां पॉसिबल ही नहीं है। बट आप वहां पर डीलर का कॉस्ट होना, प्रोडक्ट का सब चीज का कॉस्ट आप क्या कर रहे हो, बेयर कर। तो ऐसे केस में आपको वहां से क्या करना पड़ेगा, डीलरशिप हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सेल कम। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कितना ज्यादा है, और कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एरियाज में वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, इसके लिए आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज आ गया है कि विथ नेग्लिजिबल और नो डिमांड इन मेनी एरियाज डीलर वर, और यहाँ पर ये भी चीज होती है कि डीलर जो होते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आप डीलर्स आपको मिलेंगे ही नहीं, जैसे रूरल एरियाज में चले जाओगे, मान लीजिए एप्पल का फोन के लिए, एप्पल का प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो क्या मिल जाएंगे वहां पे डीलर, कोई सेल करना चाहेगा प्रोडक्ट, नहीं, नो मैम। तो यहाँ पर वही चीज, वही सिचुएशन है कि बहुत सारे एरियाज में प्रोडक्ट का डिमांड भी नहीं है, डीलर्स अगर वहां पर गलती से ओपन भी कर लिया उन्होंने शॉप वगैरह और बियर कर रहे हैं एक्सपेंस वगैरह, कॉस्ट वगैरह, तो ऐसे केस में उनका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ओवरऑल क्या हो जाता है कि वो हेक्टिक सिचुएशन बन जाता है, और फिर फाइनली डीलर जो है वो बेचना प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। और बहुत सारे डीलर तो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, जैसे उनको पता लगता है कि इस एरिया में हमें प्रोडक्ट सेल करना है, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जरूरत नहीं है लोगों को। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ऐसे केस में आप उन एरियाज में डीलर्स को आप कभी अपॉइंट नहीं कर सकते, इंटरेस्टेड नहीं हो। बट कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आपको इजिली ऑथराइज डीलरशिप आपको इजिली मिल जाएगा, जैसे आपके मेट्रोपोलिटन सिटीज है। मेट्रो सिटीज आपके कौन कौन, जैसे कि आपकी दिल्ली हो गई, आपकी फिर
मुंबई, फिर आपका चेन्नई, ऑल दिस यू विल कोलकाता। गेट द, हाँ, Yes, ma'am. इजिली ऑथराइज्ड आपको डीलर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कई बार हमें चैनल को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। कई बार कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपनी खुद के स्टोर्स ओपन करती है। ठीक है, उनको Yes, ये नहीं ma'am. कि वो डीलर्स की जरूरत नहीं होती, वो खुद के अपने स्टोर्स को ओपन करती हैं और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट को सेल करती है। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि मतलब चैनल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट का, तो उस हिसाब से हम अलग टाइप से चैनल को या तो चेंज कर सकते हैं या फिर अलग क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो आप एक सिंगल अगर आपने कोई तरीका स्टार्ट किया, चैनल को यूज किया, तो जरूरी नहीं कि उसी के साथ आपको कॉन्टिन्यूसली चलते चलना है, ऐसा नहीं। ठीक है, फिर है ये आपका चैनल मॉडिफिकेशन आया। Yes, तो ma'am. यहाँ पर ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है, फर्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ चैनल अल्टरनेटिव, फिर चैनल सिलेक्शन करना है, फिर ट्रेनिंग देना है, उसके बाद फिर मोटिवेट करना है इंटरमीडिएरीज को, फिर परफॉर्मेंस Yes, इवैल्यूएट करना है इंटरमीडिएरीज को, और फिर हमें लगेगा कि चैनल मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वी कैन मॉडिफाई द चैनल एज वेल। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम है, जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मल्टी चैनल। तो ये तीनों जो है, ये जो तीनों टाइप का जो चैनल है, ये तीनों टाइप का चैनल हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। फिर कुछ Yes, ma'am. कंफ्लिक्ट, ये चैप्टर थोड़ा सा कंपैरेटिव। उसका बताओ। मोटिवेशन का हाँ, नहीं चैनल, मैम, क्या क्या फिर किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं हम, इवैल्यूएशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे? मैम प्रोडक्ट का, बायर का बिहेवियर, हम्म प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक, हम्म कंपटीशन, फिर मैस हम्म कॉस्ट ऑफिशिएंसी जितना होता है मैम, हम्म फिर उसके बाद डिग्री ऑफ नेक्स्ट। डिजायर, डायनेमिक, हम्म उसके बाद फिर मैम चैनल का ट्रेनिंग, उसका फिर मोटिवेशन करना है फिर मैम, हम्म जिसमें मोटिवेट करने के लिए हम बायर को मतलब कि बोनस दे सकते हैं। फाइनेंशियल 2 टाइप का होता है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में बोनस हो गया मैम, हम्म फिर कुछ कैश वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सेल पे कुछ भी डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं। फिर नन वाले में हो गया, फाइनेंशियल में हो गया कि हम्म ट्रिप प्लान करना, सर्टिफिकेट, रिवॉर्ड, अवार्ड जो भी हो। फिर हम्म मैम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। हम्म फिर जिसमें से जैसे प्रमोशन होता है, जैसे प्रॉपर ट्रेनिंग में जैसे कि उस कोई भी प्रोडक्ट के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी हमारे फ्रेंचाइजी लेते हैं कोई कंपनी हम्म का, हम्म तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि अगर ट्रेनिंग नहीं दे पाए तो फिर हमारे हम्म हमारे ब्रांड वैल्यू पे मतलब कि लॉस हो जाए। हमारे ब्रांड वैल्यू पे हम क्या बोले, डिट्रॉइट करेगा, हमारे ब्रांड वैल्यू को कैसे इफेक्ट करेगा, निगेटिवली इफेक्ट इफेक्ट करेगा। करेगा। फिर ठीक है, नेक्स्ट। प्रमोशन हो गया मैम, फिर चैनल मॉडिफिकेशन हो गया। चैनल हम्म मॉडिफिकेशन मतलब कि हमें बायर के बिहेवियर या फिर पीएलसी जो होता है, प्रोडक्ट लाइफ हम्म साइकिल के हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं। चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बदल सकते हैं, यस। यस मैम। और एक और चीज है, एक और था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, उसमें क्या करते हैं? परफॉर्मेंस मैम, ये ध्यान परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंटरमीडिएरीज में क्या करते हैं स्वाति? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंटरमीडिएरीज कस्टमर में का बेसिकली, हाँ सर्विस मैम, हाँ, यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, होता है मैम। हाँ वो तो ठीक, कि हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, कि वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और उसको परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि वो हम परफॉर्मेंस के लिए कुछ पैरामीटर्स को भी सेट करेंगे। ठीक है, यस मैम। जैसे कि हम सेल्स टारगेट सेट कर देंगे कि भाई 5,000 यूनिट आपको बेचना है। इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री स्टॉक आपके पास कितना होना चाहिए उसको देखेंगे। फिर वो कस्टमर सर्विस कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे इंटरमीडिएरीज है, वो चेक करेंगे। किस तरीके से कंज्यूमर को अटेंड कर रहे हैं, तो ये सारे तरीके से बेसिकली पैरामीटर्स हम सेट करेंगे और इस तरीके से हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई 5,000 यूनिट नहीं सेल कर पा रहा है, यानी पुअर वो जो इंटरमीडिएरीज है उसका पुअर परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंटरमीडिएरीज क्लियर हो गया स्वाति? क्या यस मैम। होगा बताओ मुझे। मैम ये वो सेल टारगेट या चेक करते हैं कि कोई भी, अगर हम किसी भी मतलब किसी भी एजेंट को अगर टारगेट दिए, अगर वो नहीं सेल कर पाया तो उसका पुअर परफॉर्मेंस है, यही सब यहाँ पर मैम चेक कर। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, यस मैम। चलिए, ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट।